My dear students, myself Dr. Deepak Salvi, Assistant Professor in Drawing and Painting at Government College सागवाड़ा। आज हम पुराने ई व्याख्यानों का कंक्लूजन करते हुए नए ई व्याख्यान की ओर बात कर रहे हैं। इस ई व्याख्यान में हम रिवीजन के तौर पे पिछले ई व्याख्यान को इस व्याख्यान से जोड़ते हुए नई कुछ बात करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पिछले ई व्याख्यानों में हमने मिनीचर पेंटिंग्स और पहाड़ी, राजस्थानी, मुग़ल इन मिनीचर्स पेंटिंग्स में बात की थी। अब इस नए ई लेक्चर में हम रिवीजन के तौर पे पटना या कंपनी चित्र शैली के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था इस ई लेक्चर में कि कंपनी शैली की शुरुआत कैसे हुई, कंपनी शैली क्या है, पटना शैली को क्या कहा गया है, इसके बारे में ई लेक्चर मैंने बनाया था, समझाया था। तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में बताते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि जो हम मिनीचर पेंटिंग के बारे में बात करी थी, राजस्थानी, मुग़ल, पहाड़ी, हमने एलोरा, अजंता पढ़ा, ये सब चीज़ें पढ़ी। तो उसके साथ में कला में एक संक्रमण का दौर टाइप आया, जिसके अंतर्गत कलाकार मिनीचर शैली जो चल रही थी उनको, वो जो कलाकार थे उनके जैसे जैसे राजा नवाब ख़त्म होते गए, उनके शासन काल ख़त्म होते गए, प्रभाव कम होते गया, तो उनके जो चित्रकार थे, उनके जो दरबारी चित्रकार थे, उन चित्रकारों ने वो जो चित्रकार थे अपना आश्रय के लिए इधर से उधर भटक रहे थे। तो उनको जो आश्रय मिलना चाहिए था, जो आश्रय मिले, तो उनको जैसे अंग्रेज़ आने शुरू हो गए, तो अंग्रेज़ अपने साथ में अपनी कला को लेकर आए, अपनी कलाकृतियों को लेकर आए, और यहाँ के जो चित्रकार थे उन चित्रकारों को अपनी जीवन यापन के लिए छोटे मोटे अपनी कला को, छोटे मोटे कार्यों को करते हुए उन्होंने कार्य किया। तो पहाड़ी और राजस्थानी चित्र शैली के जो कलाकार थे, उन्होंने कंपनी पटना शैली जो इन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पोषित चित्र शैली थी, उसको उसकी तर्ज पर चित्र बनाने यहाँ के कलाकारों ने शुरू किए, जिसके अंतर्गत बंगाल के कलकत्ता के काली मंदिर के निकट जो पटचित्र थे उनको कलाकार बनाना शुरू किए, और धार्मिक देवी देवताओं को बनाना शुरू किया, धार्मिकता के पुट को, सामाजिक विषयों के पुट को, और व्यंग्य चित्रों के निर्माणों को बनाना शुरू किया, और खनिज रंगों से टेम्परा विधि में बनाना इन्होंने शुरू किया। तो इस प्रकार से लोक चित्र शैली में धीरे धीरे यूरोपियन कला तत्वों का आना शुरू हो गया, और कालीघाट चित्र शैली, पटचित्र शैली के साथ साथ उड़ीसा के पटचित्र शैली को भी वो भी इसके साथ में प्रादुर्भाव होने लगा। और जो उड़ीसा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो विजयनगर की कला शैलियाँ दक्षिणी और मुग़ल चित्र शैली इस प्रकार के दृष्टिकोण से लेकर काम करने लगी। फिर तंजौर चित्र शैली के बारे में बात की। तंजौर चित्र शैली जो है चोल राजाओं के समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्नयन होने लग गया, और उन्नयन के साथ साथ नई चीज़ें, नई परंपराएं आने लग गई। तो ये तंजौर चित्र शैली के बारे में भी मैंने आपको फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से और विभिन्न प्रकार की उदाहरणों के माध्यम से बनाया। और उसके बाद में नाथद्वारा चित्र शैली जो हमारे उदयपुर के पास में नाथद्वारा है,
उस चित्र शैली को धीरे धीरे पुट करते गए। और नाथद्वारा के आसपास जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वहाँ पे चित्र बनाने लग गए। और श्री कृष्ण की विभिन्न प्रकार की रास लीलाओं को और ग्वाल स्वरूप गोपिकाओं को छवियों को चित्रित करने लग गए। और इसके साथ साथ मेवाड़ की चित्र शैली के भी इसमें कुछ तत्व मिले। तो इस प्रकार से ये कुछ चीज़ें थी। अब कंपनी शैली के बारे में मैंने पहले आपको बताया कि कंपनी शैली जो है वो कंपनी शैली के बारे में बताया कि इन सभी जो चित्र शैलियाँ थी, प्राचीन चित्र शैलियाँ थी, उन चित्र शैलियों को मिलते हुए इन्होंने बनाया। तो धीरे धीरे ये एक 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ये धीरे धीरे कंपनी शैली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में अपना अस्तित्व बना चुकी थी। और भारत में अंग्रेज़ों ने भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक इन सभी दृष्टिकोणों को खासा प्रभावित किया। तो और छोटे मोटे जो मैंने पहले भी बताया था कि जो छोटे मोटे राजा महाराजा नवाब आदि की आर्थिक दशा बिगड़ गई थी, तो कलाकार निराश्रित होकर अपने जीवन यापन के लिए एक जगह से दूसरे जगह चले गए। और इन निराश्रित कलाकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्चाधिकारियों को और व्यापारियों का जो धनाढ़ी वर्ग के व्यापारी थे उनको इनका संरक्षण मिलता गया, जिनसे प्रेरणा पाकर यहाँ के कलाकारों ने अर्ध यूरोपियन ढंग से यूरोपीय चित्र बनाए। और साथ में व्यक्ति चित्र और अन्य विदेशी अनुकृतियाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेज़ लेके आए थे उनको बनाना शुरू किया। और पाश्चात्य शैली के सिद्धांतों पर बने इन चित्रों की मांग मार्केट में बनने लग गई, तो कलाकारों का जीवन यापन होने लग गया। तो कलाकारों की इस जीवन यापन से उनका मन लगा, तो वो नई विधा में काम नहीं कर पाए और जो उनको पेट की पूजा करना जिसको कहते हैं वो करते थे, तो उनको वो आजीविका का साधन मिल गया। तो कलाकार इस ओर आकर्षित होने लग गए। और इन सब जो चित्र जो बना रहे थे ये कलाकार, ये जो है इनका मुख्य केंद्र पटना होने के कारण इसको पटना शैली मुख्य केंद्र पटना था। तो ये पटना का केंद्र होने के कारण कंपनी शैली कंपनी के कलाकारों कंपनी के उच्चाधिकारियों के इस प्रशय प्रदान होने के कारण इसको पटना शैली और कंपनी शैली कहा जाता है। इसी प्रकार पटना और कंपनी शैली की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। तो ये मैंने इसको बताया था कि कंपनी अथवा पटना शैली जो है वो यूरोपियन, मुगल व तथा स्थानीय लोक तत्वों से प्रेरणा पाकर ही उत्पन्न हुई। अर्थात यूरोपीय शैलियों के यथार्थवादी तत्वों के सम्मिश्रण से, जिसमें छाया प्रकाश द्वारा चित्र में वास्तविक गठनशीलताएं उभार दिखाने का प्रयास किया गया। चित्रों में खुलाई मुगल पद्धति की बारीकियां, ये सब सारी चीज़ें बताई थी आपको। तो इस प्रकार से ये मैंने इसमें बताने का प्रयास किया था। और फिर उसके बाद में हम आए थे आधुनिक भारतीय चित्रकला की बात की थी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपके आगे भी काम आएगा। आधुनिक भारतीय चित्रकला में धीरे धीरे ये जो मैंने बताई थी कंपनी शैली, इसमें आगे चल के कुछ नए परिवर्तन करते गए। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है मैंने कि भारतीय कला की धारा ने अनेकों भारतीय चित्रकारों को प्रभावित किया और उन्हें पाश्चात्य चित्रकला पद्धतियों में कार्य किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा था अपनों ने। इन चित्रकारों में राजा रवि वर्मा जो है वो बहुत प्रसिद्ध थे। और राजा रवि वर्मा के बारे में सारी डिटेल बताई कि ये पहले ऐसे कलाकार थे जिन्होंने बहुत अथक प्रयास करके भारतीय परंपरा के चित्रों को तेल रंगों के माध्यम से चित्रित करना सबसे पहले इन्होंने प्रारंभ किया। और इन्होंने धार्मिकता को लेकर, सामाजिकता को लेकर बहुत सारे चित्र बनाए।
इसके बारे में बात की। और एक महत्वपूर्ण बात ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इनके चित्र इतने प्रसिद्ध हुए भारत भर में कि इनके चित्रों की मांग इतनी बढ़ गई लोगों के घर पे। जैसे ये धार्मिक देवी देवताओं में आज भी हम कहीं कहीं देखते हैं, तो बहुत सारी ज़्यादा मांग बढ़ने के कारण इनको अपने एक प्रिंटिंग प्रेस जिसको बोलते हैं, एक ही चीज़ की 10 कॉपियाँ, तो एक ही चित्र जो बनाया इन्होंने उसकी 10 कॉपियों को निर्माण करने के लिए, 1000 कॉपियों के निर्माण करने के लिए, लाख कॉपियों को फोटो कॉपी जिसको बोलेंगे हम, वो निर्माण करने के लिए इन्होंने घाट कोपर में एक लिथोग्राफिक प्रेस की स्थापना की, जिससे चित्र ज़्यादा से ज़्यादा छपे। और एक समय ये था, जहाँ तक विद्यार्थियों मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि एक समय ये था कि प्रत्येक भारतीय, हिंदू भारतीय के घर में ये चित्र देखे जाते थे, लगाए जाते थे। तो इस प्रकार से इसको हमने इसको राजा रवि वर्मा को स्लाइड शो के माध्यम से, वो भी बहुत अच्छा ई लेक्चर बनाया मैंने, उसको देखा गया। और इसके साथ में हमने आगे पढ़ा, भारतीय कला का पुनरुत्थान ही चलता गया। तो इसके अंतर्गत मैंने कैसे कैसे विद्वानों में, जिसमें ई.वी. हेवेल, आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर मुल्कराज आनंद, उन्होंने अपनी कला प्रेरणा से लेकर, अपने अथक प्रयासों से लेकर भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को जो प्रशय प्रदान किया, जो संरक्षण प्रदान किया, जो जोश प्रदान किया यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के कला प्रशंसकों को, और निसंदेह अविस्मरणीय है। और इसमें धीरे धीरे जो कला विद्यालय या कला महाविद्यालय जो अंग्रेज़ों ने खोले थे पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, पाश्चात्य शिक्षण चित्रण पद्धति को बढ़ावा देने के लिए, तो वो उन्होंने उसको नकारते हुए, जिसको कहेंगे कि नई सोच के साथ में भारतीय चित्रकला को पुनर्जीवित, भारतीय चित्रकला के कहते हैं तत्वों को या उनको संरक्षण के दृष्टिकोण से जीवित रखने के तौर पे, इन्होंने जीवित करने के तौर पे इन्होंने बनाया था। और इन्होंने अथक प्रयास करके कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, इनकी स्थापना करते हुए इन्होंने भारतीय छात्रों को, भारतीय कलाकारों को नई पद्धति से शिक्षा देना प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत इन्होंने भारतीयता को महत्वपूर्ण रखा। लेकिन हालांकि हो सकता, तो आज की इस ई लेक्चर में हमने थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर कंपनी शैली, पटना शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में क्या है ये, इसके बारे में बात की थी। और अब हम और इसके साथ में ही हमने राजा रवि वर्मा के जीवन चरित्र को, जो पहले की स्लाइड ये सारी बना चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, मैं समझा चुका हूँ, फिर भी मैं रिवीजन के तौर पे आपको ये सब समझाना चाह रहा हूँ। तो आप इन लेक्चर्स को भी सुने, समझें और इनको आत्मसात करें, जिससे कि आपका अच्छे से अच्छा रिवीजन, और आपको ये पाठ्यक्रम के जो भी कंटेंट हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी अध्याय हैं, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। और मेरी पूरी कोशिश है कि आप इनको खाली एग्ज़ाम में पास होने के लिए ही ना पढ़ें, जो अपितु इसको आप और अच्छे तरीके से कलात्मक कला क्या है, कैसे कला के विद्वानों ने कार्य किया, कैसे भारतीय चित्रकला और भारतीय मूर्तिकला का क्या इतिहास रहा, इसके बारे में अपनों को नॉलेज होना चाहिए। और आप अगर इसी क्षेत्र में रहते हैं तो ये ई लेक्चर्स आपके बहुत काम आएंगे और आपको बहुत सुविधा मिलेगी, जिसको कहेंगे हम। तो आप प्रिय विद्यार्थियों, ये मैं ई लेक्चर को मैं रिवीजन इसलिए कर रहा हूँ कि आप कहीं कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप इनको पढ़ के भी रिवाइज़ कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं, रिमेम्बराइज कर सकते हैं। और आपको मैंने पहले भी कहा है कि अपनी सबमिशन फ़ाइल को आप बना लेवें, इसको कंप्लीट कर लेवें। मैंने आपको पहले कहा है कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी तक आपको ये ई लेक्चर्स, ये जो सबमिशन फ़ाइल है, इसको आपको जमा कराने के लिए कहा जा सकता है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतें, क्योंकि सबमिशन फ़ाइल के 30 मार्क्स हैं। अगर ये सबमिशन फ़ाइल आप जमा नहीं कराओगे तो आपको 30 मार्क्स प्राप्त नहीं होंगे, और जब 30 मार्क्स प्राप्त नहीं होंगे तो ये पेपर है आपका, ये जो थर्ड पेपर है, ये एक आपका पेपर है। इस पेपर में पास होना अनिवार्य है, अन्यथा आपको
हो सकता है कि आप किसी प्रकार से आपको फेल हो सकते हैं आप, तो अपनों को इसको अप टू डेट रखते हुए आपको करना है। तो इसी आशा के साथ में आपको अच्छे तरीके से कार्य करना है और आपको सबमिशन जमा और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष।